हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 7 ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में हम गोंड्स के बारे में देखेंगे और फिर अहोम्स के बारे में। तो देखिए, गोंड जो है, द गोंड लिव्ड इन वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना और द कंट्री इनहेबिटेड बाय द गोंड्स। तो गोंड जो है वो इलाका था जंगलों का जहाँ पर गोंड्स रहा करते थे। उसको गोंडवाना लैंड या फिर जहाँ पर गोंड रहते हैं उस इलाके को गोंड कहा जाता था। ठीक है, गोंडवाना। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। अभी क्या होता है, तो ट्रीज हो गए, बुशेस हो गए, फॉरेस्ट एरिया में पहले उनको काटा जाता था, फिर उनको जलाया जाता था, फिर वहाँ पर क्रॉप उगा दी जाती थी एशेस पर। ठीक है, व्हेन दिस लैंड जो है फर्टिलिटी लूज़ कर देता था तो फिर एक आगे जाके लैंड के पेड़ वेड़ काटते थे, जलाते थे और फिर वहाँ पर खेती करते थे। मतलब ऐसे होता था। सपोज करिए ये इनका इलाका है, तो पहले ये ना इस वाले इलाके में पेड़ काटेंगे, जलाएंगे और राख को मिट्टी में मिला देंगे। इससे क्या होता था, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती थी। फिर वहाँ पे इन्होंने कुछ सालों तक खेती की। कुछ साल खेती करने के बाद उपज कम हो जाती है तो ये आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम ये इलाका जला देंगे, ये वाला इलाका जला देंगे और फिर यहाँ पे खेती करेंगे। फिर कुछ सालों बाद ये और आगे बढ़ जाएंगे। तो जब ये आगे बढ़ जाते थे तो पीछे फिर से हम इनके पेड़ उग जाते थे, है ना। तो यही कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था। सो सॉरी। हाँ, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। लार्ज गोंड ट्राइब्स जो थे ना, उनको हम फर्दर छोटे छोटे क्लैंस में भी डिवाइड कर सकते हैं। हर क्लैन का एक राजा और या फिर राय होता था। उस टाइम पर पावर जो थी ना दिल्ली सुल्तान की, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही थी। फ्यू लार्ज गोंड किंगडम वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गोंड चीफ्स। तो जो बड़ी गोंड किंगडम थी ना, वो छोटे छोटे गोंड चीफ्स को मतलब कंट्रोल करने लगी थी जब दिल्ली सल्तनत में कमी, मतलब गिरावट आने लगी थी, कमज़ोर हो गई थी। अकबरनामा जो कि एक हिस्ट्री लिखी गई है अकबर के बारे में, मेंशन करती है कि गोंड किंगडम ऑफ गरहा कटंगा हैड 70,000 विलेजेस। तो गोंड किंगडम जो थी ना गरहा कटंगा की, उसमें 70,000 गांव हमें देखने के लिए मिलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था ना इन किंगडम्स का, वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज था। मतलब किंगडम जो था वो डिवाइडेड था गरहा में। जैसे ये बीच का सेंटर है, के आसपास और बीच वाले का कंट्रोल हर गांव पर होगा। जो काफ़ी सारे किंगडम्स काफ़ी हिस्सों में डिवाइड था, जिसको ग्रह कहा जाता था। ईच ग्रह वाज कंट्रोल्ड बाय पर्टिकुलर गोंड क्लैन। तो एक गोंड क्लैन को कंट्रोल, जैसे एक ग्रह था ना, इस ग्रह का एक कोई क्लैन होगा इंपॉर्टेंट, वो इस ग्रह को कंट्रोल करेगा। और इसको फर्दर 84 विलेजेस में डिवाइड किया जाता था, जिसको 84 बोलते थे। 84 को तो 84 बोलते हैं। तो जो ग्रह होता था ना, उसको गोंड क्लैन जो है एक वो कंट्रोल करता था। और ये जो ग्रह था वो 84 विलेजेस आते थे एक ग्रह में। तो 84 वॉज सब डिवाइडेड इंटू बरहोत और विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच। तो सबसे पहले क्या होता था, गरहा में गोंड क्लैन होता था। फिर इसको 84 पार्ट्स में डिवाइड होता था, जिसको 84 कहते थे। फिर 84 और एक 84 फिर से किस में डिवाइड होता था, 12 विलेज में, जिसको बरहोत कहते थे। तो मतलब डिवीजन था गोंड्स का। एमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। अब बहुत बड़ी बड़ी स्टेट आने लगी तो गोंड सोसाइटी का नेचर काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगा। देयर बेसिकली जो पहले इक्वल सोसाइटी होती थी, अब वो अनइक्वल सोशल क्लासेस में डिवाइड हो गई। ब्राह्मण्स को काफ़ी सारे लैंड दे दिए गए गोंड राजा के द्वारा और राजा काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो गया। गोंड चीफ को अब था कि भाई उनको राजपूत कहा जाने लगे। सो अमन दास द गोंड राजा ऑफ गरहा कटंगा अज्यूम द टाइटल संग्राम शाह। तो इन्होंने भी लगा कि हमें राजा या फिर जो हेड होते थे इनके गोंड ट्राइब्स के, पहले तो इनमें कोई भेदभाव नहीं होता था, मगर ब्राह्मण्स ने आकर के इनका एक तरीके से कि राजा जो थे ना, उनको फीलिंग आने लगी, जो इनके हेड होते थे, कि हमें राजा कहा जाए, हम राजपूत बने। तो ब्राह्मण्स ने इनको राजपूत बना दिया, राजा को, बाकी सबको लोअर कास्ट में डिवाइड कर दिया। तो जैसे कि हमें बताते हैं गरहा कटंगा के राजपूत थे अमन दास, उन्होंने खुद का टाइटल दे दिया था संग्राम शाह। और उनके जो बेटे थे दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती द डॉटर ऑफ सलबहान द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। चंदेल राजपूत राजा जो थे ना, उनकी बेटी से ये दलपत की शादी हुई थी। दलपत हाउएवर डाइड अर्ली। दलपत की काफ़ी जल्दी डेथ हो गई थी। तो रानी दुर्गावती जो थी वो काफ़ी ज़्यादा केपेबल थी और उन्होंने अपने 5 साल के बेटे के बिहाफ पर राज्य करना शुरू कर दिया। अंडर हर किंगडम जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा और फैल गई। 1565 में मुगल फोर्सेस ने अटैक किया असफ खान के अंडर में, और गरहा कटंगा पर असफ खान के अंडर मुगल फोर्सेस ने अटैक कर दिया। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया रानी दुर्गावती के द्वारा। शी वॉज डिफीटेड एंड प्रिफर्ड टू डाई रादर देन टू सरेंडर। मतलब उनकी हार हो गई, उन्होंने मौत स्वीकार करी। हर सन टू डाइट सून आफ्टर। और उनके
सन की भी थोड़े टाइम बाद मृत्यु हो गई थी। मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल मिलता है हमें रानी दुर्गावती का कि उन्होंने एक तरह से लड़ते लड़ते उनकी डेथ हुई थी, वीर गति प्राप्त करी थी। ग्रह कटंगा काफ़ी ज़्यादा अमीर स्टेट था, काफ़ी ज़्यादा वेल्थ इसके पास थी। कैसे? क्योंकि ये एनिमल्स को पकड़ा करता था और किंगडम्स में एक तरह से एक्सपोर्ट कर दिया करता था। मुगल्स डिफीटेड द कोंग, मुगल्स ने कोंड्स को हरा दिया था। काफ़ी बूटी, बड़ी प्रेशस कॉइन्स, एलिफेंट्स वगैरह इन्होंने अपने अंदर कैप्चर कर लिए थे। दे अनेक्स्ड पार्ट ऑफ किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्रशाह एन अंकल ऑफ वीर नारायण। तो काफ़ी सारा पार्ट तो मुगल्स ने अपने पास रख लिया और फिर कुछ चंद्रशाह को दे दिया था। डिस्पाइट ग्रह कटंगा का फॉल हो गया था, गोंड किंगडम सरवाइव कर गई थी कुछ टाइम के लिए। दे बिकम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर बुंदेल्स एंड मराठास। थोड़ा बहुत इन्होंने सरवाइव किया मगर बुंदेल्स और मराठास से फाइनली गोंड्स हार गए थे। अहोम्स माइग्रेटेड टू ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। तो अहोम्स जो है ना वो ब्रह्मपुत्र वैली में, मतलब ये लोग म्यांमार से आए थे 13th सेंचुरी में और इन्होंने एक नया स्टेट टाइप का बना दिया था बाय जो ओल्ड इनका पॉलिटिकल सिस्टम था ना भुयान्स का, जिनको लैंडलॉर्ड कहा जाता था, उनको हटा करके खुद ये सत्ता पर आ गए थे। 16th सेंचुरी के टाइम पर इन्होंने जो चूतियाज थे उनके किंगडम को भी अनेक्स कर लिया था एंड कोच हजो को भी अनेक्स कर लिया था एंड सब्जुगेटेड काफ़ी सारे जो ट्राइब्स थे अहोम्स ने उनको अपने अंडर ले आए थे। अहोम्स बिल्ट अ लार्ज स्टेट। फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज 1530s। तो काफ़ी बड़े बड़े मतलब इन्होंने अपने काफ़ी एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया था, फायर आर्म्स बंदूकों वगैरह का भी इस्तेमाल करने लगे थे। 1660 आते आते दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनून्स। इन्होंने तोपें वगैरह भी बनानी शुरू कर दी थी। हाउएवर अहोम्स को काफ़ी ज़्यादा इन्वेजन्स का सामना करना पड़ा साउथ वेस्ट से। 60 इन्वेजन मतलब इन पर अटैक हुए थे काफ़ी ज़्यादा। और मुगल के जो मीर जुमला ने भी जब अटैक कर दिया था अहोम किंगडम पर, उनके काफ़ी ज़्यादा ब्रेव डिफेंस, उन्होंने डिफेंस तो किया था मगर अहोम्स की हार हो गई थी। मगर मुगल्स ने इन पे कंट्रोल तो किया बट बहुत लंबे समय तक मुगल्स अहोम्स पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे। देखिए ये वाला जो रीजन है ये अहोम्स का रीजन है, पूरा अहोम्स यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए था अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपन फोर्स्ड लेबर। अहोम से स्टेट जो है वो फोर्स लेबर पर डिपेंड करती थी। मतलब ये लोग कि राजा के लिए सबको काम करना ही पड़ेगा चाहे कोई चाहे या ना चाहे। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैकाज। पैका बोला जाता था उन लोगों को जिनको स्टेट के लिए, राजा के लिए काम करना पड़ता था। सेंसस हुआ था पॉपुलेशन का, तो ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पैकाज बाय रोटेशन। हर गांव को पैकाज भेजने पड़ते थे, मतलब फोर्स लेबर, एक तरह से लेबर के लिए लोगों को भेजना पड़ता था। पीपल फ्रॉम हेविली पॉपुलेटेड एरियाज, इसमें क्या किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे थे एक इलाके में तो उनको ऐसी जगह भेज दिया गया जहाँ पर कम लोग रह रहे थे। जो अहोम क्लान्स थे वह 10 ब्रोकन अप, और अहोम क्लान्स को फिर मतलब इस तरीके से विभाजित कर दिया गया। बाय द फर्स्ट हाफ 17th सेंचुरी बाय द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। तो 17th सेंचुरी तक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सेंट्रलाइज हो गया, मतलब एक सेंटर की ज़्यादा चलती थी बाकी सारे इलाकों पर। ऑलमोस्ट ऑल जितने भी मेल्स होते थे सबको आर्मी में सर्व करना पड़ता था और लड़ाई लड़ने जाना पड़ता था। अदर टाइम्स दे वर एंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स बनाते थे, इरिगेशन सिस्टम बनाते थे और बाकी पब्लिक वर्क किया करते थे। अहोम्स ने राइस कल्टीवेशन का एक नया मेथड, मतलब चावल उगाने का नया मेथड इन्होंने इजाद किया था, बताया था। अहोम सोसाइटी जो है वो अलग अलग क्लान्स में या फिर खेल्स में डिवाइडेड थी। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसंस। सो आर्टिसंस इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम एडजॉइनिंग किंगडम्स। मतलब आर्टिसंस वगैरह बहुत कम होते थे तो आसपास के इलाकों से यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिसंस आ गए थे। खेल अपन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस। एक खेल जो होता था ना, मतलब एक एरिया में डिवाइडेड होते थे, उसका नाम खेल होता था। एक खेल में काफ़ी सारे विलेज आते थे। पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। मतलब पीजेंट का अपना नहीं होता था, पूरी कम्युनिटी का लैंड होता था और कम्युनिटी से पीजेंट को लैंड मिलता था। इवन किंग कुड नॉट टेक अवे विदाउट द कम्युनिटीज़ कंसेंट। मतलब किंग भी लैंड नहीं ले सकता था कम्युनिटी की कंसेंट के बिना। ओरिजिनली जो अहोम्स थे ना वो अपने खुद के ही ट्राइबल गॉड्स को पूजा किया करते थे, बट 17th सेंचुरी आते आते ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, टेम्पल्स बनने लगे और ब्राह्मण्स को भी लैंड दिया जाने लगा किंग के द्वारा। इन द रेन ऑफ, जब रेन था, शासन चल रहा था शिव सिंह का, हिंदुज़म जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रिलीजन यहाँ पे बन गया। बट अहोम
किंग्स जो थे ना, उन्होंने कम्प्लीटली मतलब हिंदुज़म को एक्सेप्ट नहीं किया था, अपने जो पुराने धर्म थे उनको भी ये मानते थे। अहम सोसाइटी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, पोएट्स भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं, इनको लैंड ग्रांट्स दिए जाते हैं, थिएटर्स को भी इनक्रेज किया गया और इम्पॉर्टेंट वर्क संस्कृत के अपनी लोकल लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट करे। हिस्टोरिकल वर्क जैसे कि बुरांजीज वर ऑल्सो रिटर्न फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज एंड देन इन द असमीज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो बुरांजी था ना, बुरांजी को अहोम में और असमीज़ में ट्रांसलेट किया गया था। अब कंक्लूजन में देखिए क्या आता है। कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। इस जो टाइम हम लोग 17th सेंचुरी 16th 15th सेंचुरी देख रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए थे हमारे देश में। वर्ण बेस्ड सोसाइटी जो थी वो ट्राइबल्स में भी घुसने लगी थी, ठीक है। मतलब वर्ण बेस्ड सोसाइटी, ट्राइबल्स आपस में इंटरेक्ट करते थे और ट्राइबल्स में भी वर्णास का आने लगा था और उनका जो इंटरेक्शन था ना कॉस्ट बोथ काइंड ऑफ सोसाइटीज़ टू अडेप्ट चेंज। मतलब ट्राइबल्स में भी चेंज आया और वर्ण बेस्ड सोसाइटी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आया इंटरेक्शन की वजह से। काफ़ी सारे डिफरेंट ट्राइब्स थे, उन्होंने काफ़ी अलग अलग लाइवलीहुड जो है अडॉप्ट कर लिए। टाइम के साथ साथ काफ़ी सारे मर्ज हो गए कास्ट सिस्टम की सोसाइटी में और काफ़ी लोगों ने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करा और काफ़ी सारे जो ट्राइब्स थे ना, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े स्टेट्स भी बना लिए, अपना वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बना लिया और पॉलिटिकली पावरफुल हो गए और इसकी वजह से एक एम्पायर में और दूसरे एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती थी। अब आता है मंगोल्स के बारे में। मंगोल्स के बारे में देखते हैं। मंगोलिया, देखिए यहाँ पे चाइना पड़ता है ना, चाइना के ऊपर मंगोलिया पड़ता है, ठीक है। मंगोल्स ट्राइब थे, काफ़ी बड़े ट्राइब्स थे, हंटर गैदरर पेस्टोरलिस्ट ट्राइब थे, अपने मतलब जानवर रखा करते थे और घुमंतु एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे और ग्रासलैंड स्टेपीज़ वाले सेंट्रल एशिया के रीजन में और जंगलों में भी ये रहा करते थे। इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर रहा है वो था गेंगीज़ खान, जिसको हम चंगेज़ खान बोलते हैं। 1206 में जो चंगेज़ खान था, उन्होंने सारे के सारे मंगोल और टर्किश ट्राइब को यूनाइट कर दिया और एक बहुत ज़्यादा यूनाइट कर दिया, मतलब मिला दिया और काफ़ी पावरफुल मिलिट्री इन्होंने बना दी थी। जब इनकी डेथ हुई तो काफ़ी बड़े इलाके के राजा बन चुके थे। इनके जो सक्सेसर्स थे, इनके जो आने वाली आगे पीढ़ियाँ थी, उन्होंने भी काफ़ी एरियाज़ को इनके बढ़ाया। डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्होंने रशिया पर, यूरोप पर, चाइना पर और काफ़ी वेस्ट एशिया पर भी अटैक किया है और रूल किया है। मंगोल्स जो है, इनकी काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी होती थी, इनका अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था और ये देयर वर बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स। अलग अलग एथनिक ग्रुप्स होते थे इनके और रिलीजियस ग्रुप भी इनके बन जाते थे। तो मंगोल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्स थी, काफ़ी इन्होंने अटैक किए हैं पूरी दुनिया पर। तो हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।